नमस्कार दोस्तों। कल बंगाल का चुनाव का प्रथम चरण हुआ है और इतिहास बनाया है इस बार बंगाल चुनाव ने 94% वोटिंग पर। इस बार अनुमान या रिजल्ट या आंकड़े जो भी हों, पर बंगाल के लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस चुनाव में। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो तत्कालिक मोदी सरकार है उन्होंने एक पैंतरा फेंका था महिला आरक्षण बिल का और उसके साथ में डिलिमिटेशन को लेकर, ताकि ठीक है विपक्ष को बार के लिए मजबूर किया जा सके कि विपक्ष जो है इस बिल को रिजेक्ट कर सके। कहीं ना कहीं ये विपक्ष के खिलाफ भी जा सकता है, यह चुनाव में देखने को दिखाई दे रहा है। बहरहाल मैं इस बारे में फिलहाल बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा जो आज का मुद्दा है वो है परिसीमन आयोग क्या होता है, डिलिमिटेशंस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त नितिन कुमार नामदेव, मेंटर चाणक्य लॉ एकेडमी, आज आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि परिसीमन या डिलिमिटेशन क्या होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और इन राज्यों की सीमाएं निश्चित हैं, ये बढ़ नहीं सकती हैं, परंतु इन राज्यों में जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारा आज का आंकड़ा ये कह रहा है कि हम आने वाले दशकों में हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन जाएंगे। तो परिसीमन और जनसंख्या क्या दोनों का कोई संबंध है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और क्या महिला आरक्षण बिल जो सरकार ने लाया था, क्या ये डिलिमिटेशन को लेकर ही लाया गया था, जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण बिल जो है केवल एक जुमला है या महिला आरक्षण बिल जो है केवल एक मुद्दा है। सरकार को यहाँ पर देश में परिसीमन कराना था और क्यों विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का जो है रिजेक्शन किया और क्यों जो है विपक्ष इस डिलिमिटेशन से घबराई हुई है, डरी हुई है, इसको समझने की आज कोशिश करते हैं। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन या परिसीमन का सामान्य अर्थ ये होता है कि जो हमारे देश या विधानमंडल की जो निर्धारित संख्या है, जिसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, इन निर्वाचन क्षेत्र में जो संख्या निर्धारित है, इस निर्धारित संख्या को पुनर्विचारित किया जाए, इसको रिवाइज किया जाए। और जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम जनसंख्या के घनत्व के आधार पर जो है इसका हम नवीन इसका पुनरीक्षण करें, जिसकी जिम्मेदारी जो होती है उस आयोग की होती है जिसका परिसीमन आयोग कहा जाता है। और यह परिसीमन आयोग का गठन जो है एक संवैधानिक प्रावधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसमें राष्ट्रपति जो है इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो डिलिमिटेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के वोट के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यह इस सिद्धांत को बढ़ाता है ताकि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा जा सके, इस देश के लोकतांत्रिक संरचना को सुरक्षित रखा जा सके और प्रत्येक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करके वह अपने देश को लोकतांत्रिक रूप से सुरक्षित रख सके और अपने देश का विकास कर सके। तो डिलिमिटेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन सीमाओं में जो निर्वाचन क्षेत्र है और उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व है उसको रिवाइज किया जाए और उसको बढ़ाया जाए। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये बढ़ेगी। अगर किसी देश में जनसंख्या कम हो गई तो वहां डिलिमिटेशन या परिसीमन इस निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को कम कर देगी और जिस देश में जनसंख्या बढ़ेगी वहां निर्वाचन क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी। यह डिलिमिटेशन आयोग का मुख्य निर्धारण करने का राइट या अधिकार है। तो चलिए आप समझते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 82 में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन कर सके। और ये पहली बार नहीं हो रहा है भारत में, इससे पहले भी जो है हमारे यहाँ परिसीमन को लेकर कई प्रावधान आए हैं, जिसमें सबसे पहले 1952 में आया। 1952 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पहला चुनाव हुआ था, निर्वाचन उस आधार पे हुआ। उसके बाद 1963, फिर उसके बाद 1973 और 1973 के बाद 2002। परंतु यहाँ आपको और हमको ये जानना जरूरी है कि आज जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं की जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्याएं हैं, ये अंतिम बार कब तय हुई थी।
तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करता हूं कि 1973 में यह अंतिम निर्धारण किया गया था कि भारत की उस समय की जो तत्कालिक जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के आधार पर हमारी लोकसभाओं की जो सीट होगी वह 552। याद रखिएगा, इसमें निर्वाचित जो होते हैं वो 545 होते हैं और उसके बाद 250 जो है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें होंगी और जो विधानसभाओं की सीटें होंगी वो उस जनसंख्या के आधार पर होगी। तो यहां पर अगर हम अंतिम आंकड़ों की बात करें तो अंतिम आंकड़ा हमारा 1973 का जो हमारा जनगणना था वो लिया गया था। 2002 में सरकार ने एक संशोधन लाया कि जो 1973 है वही आंकड़ा 2026 तक रहेगा। तो 2026 एक निर्धारित था कि यहाँ पर जो है परिसीमन जैसी चीजें आएंगी या यहाँ पर डिलिमिटेशन जैसा जो है कुछ प्रावधान लाया जाएगा। शायद कहीं ना कहीं इसी मंशा को लेके जो तत्कालिक सरकार है भाजपा की, उन्होंने नवीन संसद का निर्माण किया ताकि जो 545 और जो 250 की संख्या है उसको बढ़ाई जा सके और लोकसभा में इसलिए सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाई गई, राज्यसभा में इसलिए सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाई गई और इसका ज्वलंत उदाहरण हमको आज दिखाई दे रहा है कि हमारी संसद का जो नया स्ट्रक्चर बना है वह पुरानी संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब स्पष्ट था कि सरकार कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन बिल को लेकर आएगी। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान का एक्चुअली आर्टिकल 82 जो है वो क्या कह रहा है। संविधान का अनुच्छेद 82 जो है वो यही कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, देखिए यहां पर जो एक शब्द किया गया है इस्तेमाल, प्रत्येक जनगणना के बाद, आप सभी को यह जानकारी होगी कि लॉर्ड मेयो ने 1871 में पहली जनगणना की थी। उसके बाद यह प्रावधान है कि हम हर 10 साल में भारत की जनगणना करेंगे। हमारा अंतिम जो जनगणना थी वो 2011 की थी। 2021 में कोरोना के कारण ये जनगणना जो है थोड़ी प्रभावित हुई है। पर अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे पास 2011 से लेकर 26 तक की जनगणना के आंकड़े हैं और कहीं ना कहीं जो है 2026 में हमारे पास अभी वर्तमान की जनगणना है। तो इसके आधार पर हम लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उसका परिसीमन किया जाएगा, उसका डिलिमिटेशन किया जाएगा और यह अनिवार्य करता है आर्टिकल ताकि लोकसभा में राज्यों की जो सीटें हैं और राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो वर्तमान में विधानसभाओं की सीटें हैं उनका संसद विभाजन करेगा किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो है अंतिम इस परिसीमन को लेकर जो चर्चा हुई थी वो 2002 में हुई थी और उसमें स्पष्ट रूप से यह संशोधन किया गया था कि हम 2026 तक इस परिसीमन को यहां पर चर्चा में नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं हमारे संविधान में दी गई हैं। अब आर्टिकल 32 जो है इसका मुख्य काम यही है कि राष्ट्रपति जो है इसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा और यह परिसीमन आयोग जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर जो है तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेगा और जनसंख्या घनत्व के आधार पर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटों को पुनर्विचारित करेगा। बार बार मैं जनसंख्या शब्द ले रहा हूं क्योंकि इसका आगे जाके जो मैं आपको उत्तर देता हूं कि मैं जनसंख्या को इतना महत्व क्यों दे रहा हूं। संसद में परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति जो है परिसीमन आयोग का गठन करेगा और परिसीमन आयोग जो है हमारे यहाँ के निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर यह काम करती है। यही प्रावधान जो है हमारे राज्यों के लिए भी लागू होता है जिसका आपको अनुच्छेद 170 में उल्लेख मिलता है। तो लगभग हमारे यहाँ आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये स्पष्ट करता है कि हमें हर प्रत्येक जनसंख्या की जनगणना के पश्चात हमें परिसीमन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार की मंशा यही थी कि सन 2002 में जो काम हमारे यहाँ लिस्पेंडेंस था, लंबित था, उसे 2026 में पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि हम परिसीमन कराना चाहते हैं। अब समझते हैं कि परिसीमन जो है ये आयोग क्या है और ये संवैधानिक आयोग है या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग जो है परिसीमन आयोग अपना काम करता है। इसका मतलब इस अधिनियम के बनने के बाद जो आयोग बनेगा वो एक संवैधानिक निकाय होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा जिसका मुख्य रूप से जो है गठन केंद्र सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र एवं ठीक है उच्च शक्तिशाली निकाय होती है जिसमें 3 सामान्य सदस्य होते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इसमें जो अध्यक्ष होते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं जो इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद इसके मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं जो हमारे यहाँ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और राज्यों के अलग अलग जो है निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या राज्यों के निर्वाचन आयोग के जो मेंबर होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। यह काम जो राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हुए यह तय करता है कि परिसीमन आयोग में कौन से जो है जजेस को हमको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के, और पदेन सदस्यों के संबंध में राष्ट्रपति का कोई भी विवेकाधिकार नहीं है। तो फिर विवाद यहाँ पर विपक्ष का क्यों था कि परिसीमन उनके लिए इतनी तकलीफदेह क्यों है। परिसीमन आयोग का आदेश जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। यहाँ पर आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि परिसीमन आयोग जो है वह जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है यह अंतिम होती है, और यह किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक इकाई है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, और ना ही आप इसे किसी प्रकार से न्यायालय में प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के समक्ष जो है इस रिपोर्ट के विरुद्ध आप कोई संशोधन बिल भी नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट होगा वह अंतिम होगा, और वह ही और उसे ही जो है भारत में लागू किया जाएगा। तो अब इस वीडियो का अंतिम कड़ी में पहुंचते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों उठा। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया। महिला आरक्षण बिल जो है ये सरकार ने तात्कालिक जो है बैठक बुलाकर सामने प्रस्तुत किया चुनाव के पहले। तो पहला तो यहाँ पर विपक्ष का कहना यह है कि सरकार की जो मंशा है वह चुनावी भटकाव को लेकर की गई है या चुनावी पैतरों को लेकर गई है। और यहाँ पर माननीय प्रियंका गांधी जी ने संसद में कहा भी है कि महिला बिल तो एक बहाना है, सरकार को परिसीमन कराना है। तो देखिए, जब हमारे पास संविधान में इतना स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, तो आखिर विपक्ष मिलकर जो है महिला विधेयक बिल को क्यों रद्द किया, क्यों रिजेक्ट किया, और कहीं ना कहीं परिसीमन से उनको क्या डर था, इसको मैं आपको जो है इस वीडियो में अंत में जाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि परिसीमन जो है वो जनसंख्या पर आधारित है, और भारत का जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, यह निर्धारित है। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता भारत का। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अंतिम परिसीमन जिसको हम लेके चल रहे हैं वो 1973 का है। अब 1973 में भारत की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर आज भी हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटें निर्धारित है। आपको नहीं लगता कि 1973 से लेकर, ठीक है, 2026 तक जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, घनत्व बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, और इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति में जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक यहाँ परिदृश्य है वो 1973 और 2026 में क्या बदला वो हमें समझना होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आज हमारा सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो है राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, वेस्ट बंगाल आता है। याद रखिएगा, ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ कल आम चुनाव हुए। इसके बाद वेस्ट बंगाल का आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ये आंकड़े इस आधार पर तय किए गए हैं कि भाई किस तरह से जनसंख्या राज्यों में बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दा है उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम सभी जानते हैं कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार जो है अधिकांश विधानसभाओं में कार्य कर रही है। परंतु अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या वृद्धि, तो क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या वृद्धि जो है तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का मतलब आपका, ठीक है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़ा है। बल्कि इसके विपरीत अगर हम बात करें, जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो तुलनात्मक रूप से कम बढ़ी है। तो यहाँ पर जो परिसीमन होगा और यहाँ जो परिसीमन होगा वहां पर दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है ये सबसे ज्यादा परिसीमन में घाटे में रहेगी।
क्यों रहेगी घाटे में? क्योंकि अगर हम पूरे भारत के तुलनात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में दिखाई देती है। अगर परिसीमन लागू हो जाए या परिसीमन लागू हो गया होता तो बीजेपी की सरकार को, चूंकि हम ये सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे स्टेट है जो हमेशा राजनीतिक उलट पलट करने के लिए जो है जाने जाते हैं। अब परिसीमन लागू हो जाता तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश या उत्तर भारत की जो सीटें हैं अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली दक्षिण भारत से बढ़ गई, अपेक्षाकृत दक्षिण भारत से बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पता नहीं कहां चला जाता, ये विपक्ष का कहना है। तो यहां पर ठीक है, अगर हम देखें तो क्षेत्रफल भारत का निश्चित है, पर क्षेत्रफल में जनसंख्या घनत्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर बढ़ रही है। तो यहां पर यह कहना था विपक्ष का कि अगर अभी परिसीमन लगा दिया जाए तो बीजेपी क्योंकि यहां पर पूरे देश में लीड कर रही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या उन क्षेत्रों में बढ़ी है जहां बीजेपी का लीड वोटर बैंक है। तो इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं इस महिला विधेयक बिल के माध्यम से जो परिसीमन लाने की बात कह रही थी वो 1% सही लगती है, इसलिए उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। बीजेपी से कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर था कि अगर परिसीमन आ जाता तो बीजेपी को भविष्य में चुनौती देना और मुश्किल हो जाता। यही आज वर्तमान मुद्दा था, परिसीमन मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था कि अगर परिसीमन आ जाता तो किसको फायदा होता और किसको नुकसान होता। ये आज का वर्तमान मुद्दा था। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संक्षिप्त में परिसीमन, परिसीमन आयोग, वर्तमान मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।